एवरीवन, आप सभी को हमारे अपने यूट्यूब चैनल पिरामिड मैथ क्लासेस पे स्वागत है। तो आज हम लाए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन यानी द्विघात समीकरण का, जो बिहार डीएलएड एंड बीएड में जो जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में वो सारा क्वेश्चन है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोग इस चैनल से जुड़ पाए। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन, जो डीएलईडी में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। वो सारे क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपको पूरे डिटेल से समझाऊंगी, ठीक है, ताकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एक भी क्वेश्चन ना छूटे अगर आए एग्जाम में तो, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट में दिया हुआ है, किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाती है। अब यहाँ पर ये समझना है कि एक्स अक्ष क्या होता है और वाई अक्ष क्या होता है। तो आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे कि ग्राफ का क्वेश्चन सोल्व किए होंगे, राइट। तो उसमें एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बारे में मालूम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स अक्ष होता है जो इस तरह से होता है, और ये एक्स डैश होता है, और ये बाई होता है, ये बाई डैश होता है। जो भी डैश वाला है वो माइनस वाले आते हैं, ठीक है, और जो एक्स है वो प्लस वाले, बाई भी प्लस वाले, बाई डैश से जो माइनस आता है। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक्स अक्ष से दूरी बिंदु कहलाएगी। दूसरा चीज जान लेते हैं कि एक्स अक्ष को भुज कहा जाता है, ठीक है, इसे भुज कहा जाता है, और बाई अक्ष को कोटि कहा जाता है, ठीक है। और ये मूल बिंदु होती है, इसे मूल बिंदु कहते हैं। और क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु कहलाएगी। मान लेते हैं कहीं पे बिंदु है, ठीक है। तो एक्स अक्ष से दूरी यानी कि ये दूरी नीचे हो या ऊपर हो, कहीं भी दूरी, तो उसे बोल रहा है कि क्या कहलाएगी, ये जो दूरी क्या कहलाएगी, एक्स अक्ष से दूरी ये क्या कहलाएगी, कोटि कहलाएगी। अब यहाँ पर सोचेंगे कि भुज एक्स अक्ष का है तो भुज कहलाएगी, ऐसा नहीं, कोटि कहलाएगी। इसलिए क्योंकि ये जो दूरी है ऊपर की ओर जा रहा है, तो ये ऊपर का जो एरिया है वाई अक्ष का है। इस साइड जो सीधा है लाइन वो वाई अक्ष है ना, तो कोटि कहलाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कोटि, इसका आंसर। समझ में आ गया होगा कि अगर वही पूछता आपको कि वाई अक्ष से दूरी यानी कि ये दूरी, तो ये फिर समांतर जो हो जाएगा वो भुज कहलाएगा, ओके, ठीक। तो समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कह रहा है, बाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक है, ठीक है। बाई अक्ष पे फिर बना लेते हैं, क्या कहना चाह रहा है, ये एक्स अक्ष हुआ, ये एक्स डैश होगा, ये बाई अक्ष हुआ, ठीक है, बाई डैश। क्वेश्चन में कह रहा है कि बाई अक्ष पर स्थित बिंदु, यानी कि बाई अक्ष पे बिंदु कहीं स्थित है, मान लेते यहाँ है, ठीक है, यहाँ पर है, तो इसे निर्देशांक किस तरह से इंडिकेट करेंगे। तो जब भी निर्देशांक पूछे, ठीक है, तो पहला होता है एक्स, जो भी लिखेंगे एक्स कॉमा बाई, यानी कि पहला नंबर एक्स का लिखाएगा, उसके बाद बाई का। तो जब भी बाई बिंदु पर आएगा तो कोई भी संख्या ही होगी, जैसे 1 2 3, तीसरा नंबर पर है पॉइंट, तो बाई का तो नंबर है ना, बाई कोई भी नंबर होगा, लेकिन एक्स का तो 0 है, तभी तो इसके बिंदु पर आ गया, यानी कि एक्स आपका 0 हुआ, और बाई कोई भी संख्या होगी, वो तो नहीं है, लेकिन बाई अक्ष पर स्थित है, तो बाई जहाँ भी है वो इस तरह से इंडिकेट करेंगे, निर्देश करेंगे, यानी आपका आंसर हो जाएगा 0 बाई।
ओके। अगर वही बिंदु कहता कि x अक्ष पे बिंदु है तो यहाँ पर x हो जाता है x, और y का होता क्या, y का कोई अंक नहीं है तो y का 0 होगा, यानी x, 0 होता। ठीक है, आ गए वो समझ में। नेक्स्ट बढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है इसमें। बिंदु -3, 4 किस चतुर्थांश में होंगे। यह भी उसी का क्वेश्चन है, यानी कि यहाँ पर कह रहा है x है, एक x ये डैश हो जाएगा, ये y हो जाएगा और ये y डैश हो जाएगा। ठीक है, तो -3 और 4। ठीक है, तो -3 और 4, तो माइनस जो भी हम बोले हैं कि निर्देशांक होता है x, y, यानी कि y x का वैल्यू 3 है, -3, तो -3 इधर आएगा इस साइड, यानी कि तीसरा नंबर यहाँ पर -1, -2 और ये -3। ठीक है, और इधर प्लस वाले होंगे 1, 2, 3 x का, और y का इधर प्लस वाले होंगे 1, 2, 3, 4 जितना भी है, और y का नीचे होंगे माइनस वाले। ठीक है, फिर आगे -3 है और 4 है, 4 किसका है, y का, यानी कि y कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे ये 1, 2, 3, 4। तो इधर से ये पॉइंट और इधर से ये पॉइंट कहाँ मिल रहा है, इस जगह पे। ठीक है, यहाँ पे मिल रहा है। तो ये किस चतुर्थांश में है, तो चतुर्थांश में यानी कि 4 जो दिख रहा है आपको, ये एक फर्स्ट नंबर ये होता है, सेकेंड में ये होता है, थर्ड है ये, और ये फोर्थ है, इसी को चतुर्थांश कहते हैं। तो उसी वही पूछ रहा है कि किस चतुर्थांश में होगा, तो ये सेकेंड चतुर्थांश में होगा -3 और 4, क्योंकि यहाँ पर मिल रहा है कोई भी बिंदु, तो ये इस घर में आ रहा है, इस चतुर्थांश में आ रहा है, यानी कि सेकेंड चतुर्थांश हो जाएगा, द्वितीय चतुर्थांश इसका आंसर। ठीक है, अगर एक चीज़ और बता देते हैं, यहाँ पर इस एरिया में, अगर इस एरिया में इस मतलब फर्स्ट चतुर्थांश में अगर होता तो क्या होता, दोनों तरफ का जो भी होता जगह प्लस प्लस का होता, प्लस कोमा प्लस। इसका पहले एक्स अक्ष का लेंगे तो माइनस, और बाई का होगा प्लस इस एरिया का। थर्ड एरिया में होगा एक्स का पहले लेंगे तो माइनस में आएगा, और बाई का भी इधर माइनस है नीचे का, तो ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये भी माइनस हो जाएगा, इसमें एक्स अक्ष का प्लस हो जाएगा, और चतुर्थ चतुर्थांश में प्लस और बाई का माइनस हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर कोई भी पूछता, मान लेते हैं 3 और 4 अगर पूछता तो कहता किस चतुर्थांश में है, तो दोनों प्लस है, तो दोनों प्लस किस में है, फर्स्ट चतुर्थांश में, यानी कि फर्स्ट हो जाता है इसका आंसर। ठीक है, इस तरह से समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। समीकरण निकाय a1x + b1y + c1 = 0। फिर दिया हुआ है तथा यहाँ पर a2 होगा a2x + b2y + c2 = 0। अद्वितीय हल होगा यदि। अद्वितीय हल इसमें क्या क्या होते हैं, इसमें होते हैं कोई भी हल नहीं, अनंत हल और अद्वितीय हल। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पूछा गया है अद्वितीय हल कब होता है, तो अद्वितीय हल होता है a1/a2 = नॉट = b1/b2। जब इस रूप में हो तो अद्वितीय हल होता है, यानी कि आपका आंसर देख लीजिए, आंसर आपका फोर्थ में है। अगर वही पूछता आपको कि एक भी हल नहीं, ठीक है, एक भी हल ना हो, तो इस स्थिति में a1/a2
इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू नॉट इक्वल टू C1/C2। ये हो जाएगा कोई भी हल नहीं, एक भी हल नहीं। ठीक है, और वही अगर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 अगर हो तो ये हो जाएगा आपका अनंत हल। ठीक है, अनंत हल। तो समझ गए होंगे कि किसमें जब A1/A2 और B1/B2 नॉट इक्वल टू हो तो ये हो जाता है अद्वितीय हल। ठीक है, अद्वितीय हल होता है। और C1/C2 नॉट इक्वल टू जब हो तो एक भी हल नहीं होगा, और जब भी सभी इक्वल हो जाएंगे तो अनंत हल होंगे। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन पूछ लेगा, अगर अनंत पूछेगा तो सभी का इक्वल देखेंगे, और एक भी हल नहीं तो C1/C2 जो है B1 ये इक्वल टू नहीं रहेगा। ओके, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं फिर 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। इसमें क्या कह रहा है, यदि समीकरण युग्म kx - y इक्वल टू 2 तथा 6 - 2y इक्वल टू 3 के केवल एक हल हो तो k का मान होगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या देखे थे, एक अद्वितीय हल था, एक भी हल नहीं था, एक अनंत हल था। ठीक है, तो अद्वितीय हल है जो जिसमें हल होता है उसी को ही अद्वितीय हल कहते हैं, यानी कि एक हल होनी चाहिए। तो इसमें क्या किए थे, A1/A2 इक्वल टू B1/B2। क्या लिखे थे, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। राइट, इसमें भी वैसे करेंगे। A1 के जगह क्या है, k है, k बटा ये 6 हो जाएगा, नॉट इक्वल टू B1। B1 कितना है, -1 है, और C1 क्या है, B2 क्या है, -2 है। माइनस माइनस कट गया। ठीक है, 2 से ये कट गया 3, यानी कि k इज नॉट इक्वल टू 3, यानी कि आ जाएगा नॉट इक्वल टू 3, आपका ऑप्शन नंबर 3 सेकेंड। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्या दिया हुआ है, द्विघात समीकरण x² - x + 7 इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यहाँ पर द्विघात समीकरण है, यानी कि इसे वैसे ही मान लेंगे, ax² + bx + c होता है इक्वल टू 0, ये द्विघात समीकरण। ठीक है, तो जब मूलों की प्राकृतिक पूछे तो यानी कि d का वैल्यू 0 के बराबर, बड़ा, छोटा क्या होता है वो पता करना है। यानी कि d का वैल्यू जो होता है, d इक्वल टू क्या होता है, b² - 4ac। ठीक है, तो b के जगह पर क्या है, -1, तो -1 का स्क्वायर करेंगे, -4 a के जगह पे है 1 है तो 1 मल्टीपल करेंगे, और c के जगह पे 7 है तो 7 मल्टीपल करेंगे, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये 7 × 28, यानी कितना आ गया, -27। d का वैल्यू आ गया -27। तो प्राकृतिक जानने के लिए क्या करना होता है, किसी भी मूल का द्विघात समीकरण का प्राकृतिक जानने के लिए क्या होता है कि d का वैल्यू जो है अगर 0 से बड़ा हो तो वो वास्तविक और असमान कहलाएगा। और अगर d का वैल्यू 0 के बराबर हो तो वो वास्तविक और समान कहलाएगा। और अगर
डी का वैल्यू 0 से भी छोटा हो, ठीक है, तो ये कहलाएगा कोई भी वास्तविक मूल नहीं, यानी कि अवास्तविक, कोई वास्तविक मूल नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देखें कि डी का वैल्यू जो है 0 से छोटा है। ठीक है, तो यानी कि क्या कहलाएगा, कोई भी वास्तविक मूल नहीं है, यानी आपका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, आपको एक एक क्वेश्चन को, वीडियो को देखना होगा, एक एक क्वेश्चन को, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन है सब सेम नहीं है, सब डिफरेंस क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए आपको पूरा देखना पड़ेगा एक एक क्वेश्चन को। ठीक है, तो इसमें क्या देखें कि डी का वैल्यू, किसी भी मूल का प्राकृतिक जानने के लिए उसका डी का वैल्यू निकालते हैं। अगर प्लस में आया तो वास्तविक का समान होगा, 0 के बराबर हुआ तो वास्तविक होगा और समान होगा, और 0 से भी छोटा हो गया तो वो काल्पनिक, यानी कि कोई वास्तविक मूल नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं फिर 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक द्विघात बहुपद जिसके मूलों का योग 0 है तथा एक मूल 4 है तो वह बहुपद होगा। बहुपद किस रूप में होना चाहिए? बहुपद होना चाहिए ax² प्लस bx प्लस c के रूप में। ठीक है, ये बहुपद कहलाता है। अब इसमें बहुपद में 2 मूल होते हैं। ठीक है, एक अल्फा होते हैं, एक बीटा होता है। ठीक है, तो इसमें कहा है एक मूल का वैल्यू पता है 4 है, और आगे कहा मूलों का योग, यानी कि मूलों का योग अल्फा प्लस 2 मूल है अल्फा बीटा, मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है 0। ठीक है, ये 0 दिया हुआ है, तो इसका मूलों का योग का फॉर्मूला क्या होता है? -b/a। ठीक है, -b/a, और मूलों का गुणनफल होता है यानी अल्फा बीटा = c/a। ठीक है, तो यहाँ पर एक मूल है 4 है। ठीक है, मान लेते हैं अल्फा 4 है, अल्फा 4 है तो बीटा -4 होगा। ठीक है, तभी तो 0 आएगा, राइट। तो इसका बहुपद का फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, x² प्लस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा = 0। ठीक है, अब x² प्लस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है? मूलों का योग दिया हुआ है 0, तो 0 को x से मल्टीपल करेंगे तो 0 ही आएगा, तो इसको वैसे ही रहने दीजिए। फिर है अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा है तो एक अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है 4 -4 और बीटा 4 है मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा x² -4 × 16, यानी कि बहुपद होगा x² - 16। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो बताए हैं, यहाँ पर जो देख रहे हैं, ये भी फार्मूला याद रखिएगा। मूलों का योग और गुणनफल का क्या होता है? ये -b/a होता है मूलों का योग, और गुणनफल होता है c/a। ठीक है, ये इस तरह इस रूप में हो तो, ठीक है, a, b और c का वैल्यू दिया हुआ हो तो। ठीक है, तो यहाँ पर मूलों का दिया हुआ था, एक मूल दिया हुआ था 4, तो दूसरा -4 होगा तभी 0 होगा। ठीक है, इस रूप में रहता तो -b और c का वैल्यू इस तरह से पुट करते। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। बहुपद xpx x² - 5x + 6 के शून्यक निम्नलिखित में से कौन है? यानी कि x का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है,
तो शून्य इसका निकालेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इसे तोड़ दीजिए, निकालिए द्विघात समीकरण के रूप में एक्स स्क्वायर। इसे तोड़ेंगे तो क्या होगा, 6 लाना है, 3 दूना 6 होगा और दोनों को जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, 3 दो 5 और माइनस में आएगा। ठीक है, यानी कि यही रहेगा -3x माइनस 2x और दोनों गुना करेंगे माइनस माइनस तो प्लस 6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से x का कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 3, इधर हो जाएगा x माइनस 3, यहाँ पर -2 का कॉमन होगा यानी कि x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x का एक वैल्यू आ जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी x का वैल्यू एक 2 आएगा और x माइनस 3 इक्वल टू 0 यानी x का एक वैल्यू 3 आएगा, यानी कि 2 और 3 इसका शून्यक होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि किस तरह से तोड़े इसे। ये दोनों को मल्टीपल करके और ये दोनों को मल्टीपल करके दोनों इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो ये 6 स्क्वायर आ रहा है तो 3 दूना 6 एक्स स्क्वायर और ये दोनों को जोड़ करके बीच वाला आना चाहिए, तो आ ही रहा था 3 दो 5। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं 9th नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या दिया हुआ, यदि x माइनस 1 बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2b का गुणनखंड को वो एवं a प्लस बी इक्वल टू 2 तो a और b का मान होगा। यहाँ पर बहुपद दिया हुआ x माइनस 1, तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना आ जाएगा 1, इसमें पुट कर देते हैं, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस a प्लस 2b। ठीक है, इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा a प्लस 2b इक्वल टू -1। ठीक है, और दूसरा है a प्लस बी इक्वल टू 2। अब यहाँ से a और b का वैल्यू निकाल लीजिए, ये दोनों माइनस हो जाएगा नीचे और ये कट जाएगा और ऊपर हो जाएगा 2b में एक b घटेगा, b हो जाएगा और -1 -2 हो जाएगा -3। a का वैल्यू कितना हो जाएगा -3 है। ठीक है, तो ये -3 इधर जाएगा तो a का वैल्यू कितना 5 हो जाएगा, यानी कि b का वैल्यू 3 और a का वैल्यू 5 किस में है, आपका ऑप्शन नंबर सी में, सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं 10th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, एक बहुपद जिसके मूलों का योग 0 तथा एक मूल 3 है तो वह पद होगा। ठीक है, मूलों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है 0, एक मूल यानी कि कोई भी किसी का वैल्यू 3 होगा, एक अल्फा का मान लेते हैं तो दूसरा -3 होगा तभी 0 होगा। ठीक है, तो इसका होता है बहुपद निकालने का फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, एक्स स्क्वायर यहाँ हो जाएगा और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 0 है, तो ये एक्स में 0 से मल्टीपल होगा, 0 ही रह जाएगा। ठीक है, यहाँ पर प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी कि दोनों को मल्टीपल करेंगे 3 मल्टीपल -3 तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर -9। ठीक है, यानी कि एक्स स्क्वायर -9 इसका बहुपद होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पहले भी बता चुके हैं तो समझ में आ गया होगा कि किस तरह से निकाले जाए। ठीक है, ये वाला याद रखिएगा, बहुपद निकालने के लिए ये फार्मूला है जो। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं 11th नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या दिया हुआ है, रैखिक समीकरण 2x माइनस y इक्वल टू 4 का आलेख x अक्ष के किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। यहाँ पर कह रहा है कि एक समीकरण दिया हुआ है, उसमें कह रहा है कि x अक्ष के किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, जो पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर x अक्ष के
पहले भी बता चुके हैं कि x पहले लिखते हैं, उसके बाद y का आता है। तो x अक्ष के किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी? तो यहाँ पर किसी का वैल्यू तो मालूम नहीं है x ना y का, तो एक तो मालूम कर सकते हैं ना। कह रहा है कि आलेख x अक्ष के किस बिंदु पे, तो जो भी बिंदु होगा x अक्ष के कहीं भी, तो x का संख्या है, वैल्यू है, ठीक है, y का नहीं है। तो y का 0 होगा ना, किसी भी जगह पे अगर कट करता है x अक्ष के किसी भी बिंदु पे, मान लेते हैं यहाँ, तो x का वैल्यू है, तो y का 0 होगा ना। x अक्ष के किसी बिंदु पर कटेगा तो y का तो 0 होगा, यानी कि y हो जाएगा 0। एक का पता चल गया, y यहाँ पर 0 हो गया, तो 2x = 4, तो x हो जाएगा 2, यानी कि 2 बिंदु पे प्रतिच्छेद करेगी। ठीक है, ये पहला, ये दूसरा। ठीक है, यानी कि हो जाएगा 2,0। आंसर देख लीजिए आपका सी ऑप्शन। यही अगर बोलता कि y अक्ष के किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करें, यानी कि y का वैल्यू यहाँ पर निकालते और x का हो जाता 0। ओके, नेक्स्ट 12th नंबर देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ। यदि बहुपद x² + ax - b के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो b का मान होगा। शून्यक यहाँ पर कह रहा है कि एक दूसरे के व्युत्क्रम हो। ठीक है, मान लेते एक अल्फा है, तो दूसरा जो है व्युत्क्रम है, यानी कि 1/α। ठीक है, तो मूलों का गुणनफल क्या होता है? गुणनफल होता है, दोनों मूल है x और एक 1/x, दोनों को मल्टीपल करेंगे। ठीक है, और मूलों का गुणनफल क्या होता है? c/a। राइट, तो ये x तो कट गया, तो ये 1 = c कितना है? -b, और a कितना है? +1, यानी कि +a हो जाएगा, तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा? -1, क्योंकि यहाँ पर पूछ रहा है ना b का वैल्यू कितना आएगा, तो -1 आएगा। ओके, जैसे कि क्वेश्चन में कह रहा है कि शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम, यानी कि एक जो है अल्फा है तो दूसरा 1/α, यानी कि दोनों मूलों का गुणनफल अगर करते हैं, हमें b का वैल्यू तो b c में है ना, अगर रहता मूलों का योग, हमें a का वैल्यू निकालना होता तो करते -b/a, तो इसमें a का ये निकालते योग, लेकिन यहाँ पर कह रहा है b का वैल्यू, तो गुणनफल होगा, करेंगे। राइट, ओके, नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। कह रहा है यदि बहुपद k - 1 x² + kx + 1 का शून्यक -3 हो, ठीक है, तो k का मान होगा। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि शून्यक दिया हुआ है कितना? -3, यानी कि x का वैल्यू दिया हुआ है -3। यहाँ पर पुट कर देंगे k का निकालने के लिए, k का वैल्यू k - 1 -3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 × 9, प्लस में हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा -3k, ठीक है, +1, इसे मल्टीपल करेंगे 9k हो जाएगा, -9 -3k +1, ये दोनों घर जाएंगे, यानी कि कितना हो जाएगा? 6k - 8 = 0। 6k = 8, यानी कि k का वैल्यू आ जाएगा k/6। इसे काट देंगे, 4 दूनी 8, 3 दूना 6, यानी कि 4/3। ठीक है, यानी k का वैल्यू आ गया 4/3, यानी आपका आंसर हो जाएगा 4/3। यहाँ पर हमें दिया हुआ था शून्यक, यानी कि x का वैल्यू -3, यहाँ पर -3 पुट कर दिए क्योंकि k का वैल्यू निकालना था। ठीक है, आगे सॉल्यूशन जिस तरह से द्विघात समीकरण सोल्व करते हैं उस तरह से सोल्व कर दीजिए। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है।
यदि ए बी द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के मूल को हो, तब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के गुणनखंड होंगे। ओके, इसके गुणनखंड करने की बात कर रहा है। दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब ऑप्शन से देखेंगे किस तरह से गुणनखंड किया गया है। जो भी है दिया हुआ है कॉमन में सी ए बी, यानी कि ए बी सी कोई भी कॉमन हो करना होगा। अगर ए को कॉमन करते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बटा ए एक्स प्लस सी बटा ए। अब यहाँ पर देख रहे होंगे किस रूप में आ गया। ये जो आ गया आपको समझ में आ रहा होगा, ये जो b बटा ए है और c बटा ए है, मूलों का गुणनफल और योगफल है। तो इसका समीकरण का फॉर्मूला बता चुके हैं कि क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, ठीक है, प्लस सी बटा ए यानी कि अल्फा बीटा। राइट, सभी को याद होगा ये। और यहाँ पर ए कॉमन है। यहाँ पर सोच रहे होंगे कि यहाँ पर माइनस क्यों हुआ। राइट, तो माइनस इसलिए हुआ कि ये माइनस माइनस दोनों अगर है तो माइनस माइनस प्लस हो गया है। तो यहाँ पर माइनस बी नहीं है ना, बीटा अल्फा प्लस बीटा है, और इसी मूलों का योग होता है माइनस बी बटा ए, और ये माइनस हो जाएगा, हो जाता है प्लस, हो गया है यहाँ पे। ठीक है, अब समझ गए होंगे। अब आगे का गुणनखंड कीजिए, यहाँ इस रूप में लाना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर, यहाँ मल्टीपल करेंगे तो अल्फा एक्स हो जाएगा माइनस में, माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब यहाँ पर कॉमन लेना पड़ेगा, एक्स कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा एक्स माइनस अल्फा इंटू इधर हो जाएगा एक्स माइनस अल्फा, और यहाँ पर कॉमन हो जाएगा माइनस बीटा। ठीक है, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस यहाँ पर हो रहा है ना, यहाँ पर भी एक खेल दीजिए। अब ये हो जाएगा ए, इधर हो जाएगा एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा। ठीक है, अब गुणनखंड के रूप में आ गया। आप ऑप्शन देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा, आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यहाँ पर ए नहीं है, अल्फा है। ठीक है, अल्फा टाइपिंग में लिखाता नहीं है तो इसलिए ए लिखा गया है। ओके, समझ में आ गया होगा कि किस तरह से किए। यहाँ पर अगर बी कॉमन लेते तो यहाँ पर बी तो फिर बनता नहीं, इसलिए ए कॉमन लिया गया है ताकि ये फार्मूला के रूप में आ जाए अल्फा प्लस बीटा और सी प्लस बटा ए। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था द्विघात समीकरण का। जितना भी क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन है डिफरेंस क्वेश्चन है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन से सीखने को मिलेगा। ठीक है, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। आज इतना ही, थैंक यू।